नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ और मैं हूं प्रीति नहार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को दी मंजूरी। राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान, पहला टीका राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को लगा। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया संवाद, कहा आप अपने यहां कोरोना को हरा देंगे तो देश जीत जाएगा। बिहार में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। राज्य में तय समय पर होगा विधानसभा चुनाव। आयोग ने सभी आशंकाओं पर लगाया विराम। पायलट की वापसी के बाद मीडिया से बोले अशोक गहलोत, 5 साल तक चलेगी सरकार, बहुमत से पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और सुशांत सिंह मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। महाराष्ट्र सरकार के वकील रख रहे हैं पक्ष, थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने बीएसएनएल के कर्मचारियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारी गद्दार हैं, जो एक नामी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिए जा रहे वीआरएस को इससे जोड़ते हुए कहा कि 88,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाला जाए, क्योंकि सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करेगी। हेगड़े ने यह बयान उत्तरा कन्नड़ जिले के कुमटा में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने घाटे में कमी के लिए कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मौका दिया। 50 साल की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक उम्र के बीएसएनएल के सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन देने के पात्र हैं। कंपनी को उम्मीद है कि करीब 80,000 कर्मचारी वीआरएस चुन सकते हैं। एमटीएनएल ने भी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। उधर समाचार एजेंसी एएफपी की जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन को मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट में डेवलप किया है। मंगलवार को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को सफल करार दिया। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज बनाई जाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटी को कोरोना वायरस हुआ था, जिसके बाद उसे ये नई वैक्सीन दी गई है। कुछ देर के लिए उसका तापमान बढ़ा, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में कोरोना वायरस के हालात की जानकारी पीएम को दी। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 10 राज्यों में कोरोना को हराने से देश जीत जाएगा। हर कोई अपने स्तर पर कोरोना से लड़ रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं, जनता बात समझ रही है। अगर 72 घंटे में केस पहचान लिए जाएं तो कोरोना पर काबू पाना संभव है। हमारे यहाँ एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको
टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। उधर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने एक बयान को लेकर विवादों में है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सार्वजनिक मंच पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को कहा कि ये पूरे देश में है, मुझे मालूम है, उनका काम है नियम बनाना। किसी ने मास्क नहीं पहना है तो वो मरे हमारी बला से। उन्होंने पैसे की वसूली ना की जाए। उन्होंने कहा कि जो रात के वक्त बाजारों में लोडिंग होती है, मीडिया वाले उसकी तस्वीरें खींचते हैं और प्रेस में डालते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। मुझे मालूम है कि उनका काम है नियम रखना, लेकिन अगर मास्क नहीं है तो नहीं है, वो आदमी मरे हमारी बला है। लेकिन इनके ऊपर पैसों की वसूली ना हो। तीसरी चीज, जो रात के वक्त वेयर हाउसेज में लोडिंग होती है, ये रात के वक्त ही ट्रक आएंगे क्योंकि दिन के वक्त तो आ नहीं सकते। अब क्या होता है कि हमारे प्रेस वाले जो है उनकी तस्वीरें खींचते हैं, अखबारों में डालते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लॉकडाउन के बाद झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में दुकान पर कोरोना होने का डर सताने लगा है, जिसके चलते चिड़ावा में कर्फ्यू को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं नवलगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। चिड़ावा और नवलगढ़ में 12 अगस्त शाम 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि चिवाड़ा में कई दुकानदार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर यूडी खान ने चिड़ावा में सभी व्यापारियों को कोरोना जांच करवाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कोरोना जांच के लिए दुकानदारों की लंबी लाइनें लगने लगी हैं। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में पहले 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया था और उसको 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। वास्तविकता यह है कि वहाँ पर सुपर स्प्रेडर्स के मैक्सिमम सैंपल करवा रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि अन्य और कोई व्यक्ति तो सुपर स्प्रेडर की कैटेगरी में नहीं है, जो कि समाज के अन्य वर्गों में कोरोना फैलाने की स्थिति में हो। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उपचार के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य का पहला प्लाज्मा डोनेट शिविर बीडी के अस्पताल में लगाया गया। इस शिविर में जो कोरोना मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, उनके ब्लड सैंपल लिए गए हैं। प्लाज्मा शिविर को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी झुंझुनू प्रशासन और चिकित्सा विभाग को बधाई दी। जिला कलेक्टर यूडी खान ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि प्लाज्मा दान करने से शरीर पर किसी तरह का कोई गलत असर नहीं पड़ता है। झुंझुनू जिले के लिए खुशी की खबर है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप झुंझुनू जिले में प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए एक आज कैंप आयोजित किया गया था। ये कैंप राजस्थान का प्रथम और संभवतः भारत में भी प्रथम हो, जहां पर विभिन्न व्यक्तियों को प्रोत्साहित करके, जो पहले कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, उन लोगों को प्रोत्साहित करके उनके सैंपल्स लिए गए हैं और ये संख्या बहुत अच्छी है। उधर मथुरा के वृंदावन वाले इस्कॉन मंदिर में कोरोना विस्फोट हुआ है। वहां 22 ब्रह्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जन्माष्टमी त्योहार से ठीक 1 दिन पहले वृंदावन इस्कॉन मंदिर में कुछ ब्रह्मचारियों को बुखार की शिकायत के बाद कोरोना की जांच की गई। प्राइवेट जांच में 22 ब्रह्मचारी संक्रमित मिले हैं। इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मिलने से मंदिर सील कर दिया गया है। इस्कॉन मंदिर में हालांकि लॉकडाउन के बाद से ही श्रद्धालुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन मंदिर के अंदर ठाकुर जी की सेवा नियमित रूप से चल रही थी और दफ्तर का कार्य भी चल रहा था। 2 दिन पहले मंदिर में सेवा कर रहे कुछ ब्रह्मचारियों को बुखार की शिकायत होने के बाद उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में उपचार के लिए मंदिर प्रबंधन ने भेजा, जिसके बाद जांच में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है। हमें शुरू में वहाँ पे केवल 1 मरीज मिला था। उसके बाद हमारे द्वारा लगातार सैंपलिंग कराई गई। वहाँ पे कल भी कराई गई, परसों भी कराई गई। अब तक टोटल जो है 22 लोग वहाँ के इस्कॉन टेम्पल से संबंधित है, 22 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। इसका जो प्रोटोकॉल है, वहाँ हमने मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं लोगों के, और टेम्पल को जो है सील करा दिया गया है। वहाँ पे जो है मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं लोगों के।
मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद ये जानकारी ट्वीट कर के जरिए दी है। उन्होंने लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूं। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। राहत इंदौरी ने लोगों से अपील की है कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए बार बार उन्हें या फिर परिवार को फोन ना करें। इसकी जानकारी ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से सभी को मिलती रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मनचलों की छेड़खानी के चलते एक छात्रा की जान चली गई। बुलंदशहर में अमेरिका से स्वदेश लौटी होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मनचलों की छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज से भारत सरकार के खर्च पर पढ़ रही थी। HCL की तरफ से पिछले साल छात्रा सुदीक्षा भाटी को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात बाइकर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में उस वक्त मौत हो गई जब बुलेट सवार कुछ युवक बाइक पर बैठी छात्रा से छेड़खानी कर रहे थे। आरोप है कि फ्लर्ट के दौरान बुलेट सवार युवक बार बार बाइक को ओवरटेक कर रहे थे और कमेंट पास कर रहे थे। उसी दौरान मनचलों से बचने के चक्कर में सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में रहने वाली सुदीक्षा भाटी ने पिछले साल इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जनपद को टॉप किया था। सुदीक्षा के परिजनों के मुताबिक कोरोना के चलते सुदीक्षा अमेरिका से स्वदेश लौटी थी और अपने चाचा के साथ बाइक से अपने मामा से मिलने जा रही थी। उसे 20 अगस्त को उसे वापस अमेरिका पढ़ाई के लिए लौटना था। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई।
और जिसमें सुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। सुभिक्षा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा करके उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्रवाई की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। वहीं सुदीक्षा के परिजनों का कहना है कि बुलेट सवार युवकों ने उनकी बेटी के साथ कई बार छेड़छाड़ की कोशिश की थी। यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। बुलेट थी तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल। बुलंदशहर के सुदीक्षा मौत मामले पर डीएम रविंद्र कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को सुदीक्षा भाटी के नाबालिग भाई का एक वीडियो मिला है। इस वीडियो से ये साबित होता है कि सुदीक्षा के चाचा बाइक नहीं चला रहे थे, बल्कि सुदीक्षा का नाबालिग भाई निगम भाटी बाइक चला रहा था। वहीं छेड़छाड़ के मामले में डीएम ने कहा कि इस मामले में अभी जाँच की जाएगी। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। तो ये गलत खबर फैलाना चाचा के साथ में। देखिए, छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं, इसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उधर सुदीक्षा की मौत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बुलंदशहर की घटना यूपी में कानून के डर के खात्मे और महिलाओं के लिए फैले असुरक्षा के माहौल को दिखाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक फेरबदल की जरूरत है। महिलाओं पर होने वाले हर तरह के अपराध पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। बुलंदशहर में एक गरीब चाय वाले की बेटी सुदीक्षा भाटी की छेड़खानी के बाद हुई मौत पर कांग्रेस लगातार यूपी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। कहाँ है भाजपा सरकार का उत्तर प्रदेश में कानून का राज? कहाँ है भाजपा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कहाँ है रोमियो जूलियट जो अभियान चलाया गया था कि आज चाचा के साथ जाती हुई वो बेटी ही नहीं मारी गई है? हर माँ बाप की सुरक्षा की जो भावना है उस पर हमला हुआ है। शर्म करो भाजपा सरकार, अपराधियों को जल्दी पकड़ो और उन्हें कानून के सीचों के पीछे ले जाओ।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नवगठित यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता यशवंत सिन्हा ने बिहार में बाढ़ और राहत कार्य में नाकामी पर नीतीश सरकार को घेरा है और राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालातों पर नाराजगी जाहिर की। यशवंत सिन्हा ने बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठाए और नीतीश सरकार की सारी व्यवस्थाओं को नाकाफी बताया। यशवंत सिन्हा ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के मंडल के साथ राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। बिहार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. आइए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोटगांव और कांकेर जिले के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जब सुरक्षा बलों ने जवान सेंदूर मेटा गांव के जंगल में थे तभी नक्सलियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से कुछ देर तक गोलाबारी के बाद नक्सली फरार हो गए। बाद में जब सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की तलाशी ली तो वहां से एक नक्सली का शव बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे से हाथियों का आतंक देखने को मिलता रहा है, जिसके चलते वन विभाग ने उत्तराखंड की तर्ज पर हाथी मानव संघर्ष को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि प्रस्ताव को शासन से अनुमति मिलने पर हाथी मानव संघर्ष को रोकने में विभाग को काफी मदद मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हाथी मानव द्वंद्व में कमी लाने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। रहवास में हाथी मानव धन में कमी आए उसके लिए जो दूसरे देशों के भी एक्सपर्ट हैं उनसे भी राय ले रहे हैं और इस देश के भीतर भी कुछ इस
मामले में जानकारी रखते हैं, उनसे भी राय ले रहे हैं और जो बेहतर होगा उसके हिसाब से प्लानिंग करके फिर उसको हम लागू करें। छत्तीसगढ़ की नदियों के पानी के सही इस्तेमाल और उनको बचाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने काम तेज कर दिया है। बस्तर की इंद्रावती नदी और बिलासपुर की अरपा नदी को सहेजने की दिशा में जल्द ही प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएंगे। भूपेश सरकार के जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी कि बस्तर की बोधघाट परियोजना पर काम काफी आगे बढ़ चुका है और अब जल्द ही सरकार की तरफ से अरपा विकास प्राधिकरण और इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया जाएगा। इन दोनों प्राधिकरणों के गठन को हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में जितना विकास आप देख रहे हैं, ये 18 महीने की सरकार में हमने सब कुछ किसानों के हित में फैसले लिए हैं। आने वाले समय में जल संसाधन विभाग की भी हमारी तैयारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों प्राधिकरण, अरपा सिंचाई प्राधिकरण विकास प्राधिकरण और इंद्रावती सिंचाई विकास प्राधिकरण की सहमति दे दी है। बहुत जल्दी ये कार्य रूप में सामने आ जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।